नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। टॉप न्यूज में आज बात होगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। बिजनेस और खेल जगत के समाचार पर डालेंगे नजर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत के निर्यात में उछाल। अप्रैल सितंबर 2022-23 में निर्यात रहा 229.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 2021-22 के मुकाबले करीब 16% की बढ़ोतरी। पराली जलाने पर सख्त हुआ केंद्र। सरकार ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। थर्मल पावर प्लांटों को जारी हुए निर्देश। ईंधन के तौर पर पराली का करें इस्तेमाल। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन। सूबे को देंगे कई योजनाओं की सौगात। जम्मू समेत कई जिलों में किया गया हाई अलर्ट। उत्तरी कोरिया ने प्रशांत महासागर में जापान के ऊपर दागी मिसाइल। जापान के कई इलाकों में ट्रेन संचालन हुआ बंद। फूमियो किशिदा ने जारी किया हाई अलर्ट। और शारदीय नवरात्र की महानवमी आज। देश भर के पूजा पंडालों में मां दुर्गा की महाआरती। भक्तों का लगा तांता। प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को दी बधाई। और आइए अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज वो महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति अहमदाबाद स्थित इस विश्वविद्यालय में शिक्षा और आदिवासी विकास से संबोधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने सोमवार को गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने गांधीनगर में गुजरात मेडिकल एंड एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी परिसर में 1330 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें स्वास्थ्य, सिंचाई, जलापूर्ति और बंदरगाह विकास से संबंधित कई परियोजनाएं शामिल हैं। गुजरात के लोगों में एंटरप्राइज और इनोवेशन की संस्कृति है। आज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज द्वारा संचालित दीनदयाल पोर्ट कांडला पर विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साबरमती आश्रम भी गईं, जहां पे उन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर प्रार्थना की और आश्रम में चरखा भी चलाया। उन्होंने आश्रम में अतिथि पुस्तिका में लिखा कि उन्हें यहां आकर गहन शांति और प्रेरणा के संचार का अनुभव हुआ। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन एवं स्वतंत्रता संघर्ष को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी देखी। उन्होंने साबरमती पुनर्विकास परियोजना के मॉडल का अवलोकन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 3650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे और 1690 करोड़ रुपए से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। वे कुल्लू दशहरा समारोह में भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में एम्स बिलासपुर की आधारशिला रखी थी। 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में 18 स्पेशलिटी, 17 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बिस्तर की व्यवस्था है। 247 एकड़ में फैला यह अस्पताल 24 घंटे इमरजेंसी और डायलिसिस की सुविधा से युक्त है। इस अस्पताल में हर साल MBBS कोर्स के लिए 100 छात्रों और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वे केंद्र शासित प्रदेश को कई सौगात भी देंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज सुबह माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। उसके बाद वो राजौरी में एक रैली को संबोधित करेंगे।
जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग और कई अन्य परियोजनाओं के साथ जम्मू अखनूर फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले सोमवार को गृह मंत्री ने जम्मू में डोगरा समाज के प्रतिनिधियों से भेंट की और वे गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदायों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मिले। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन ओमान यात्रा पर हैं। उन्होंने सोमवार को राजनयिक मामलों के अवर सचिव शेख खलीफा अल हर्थी से मुलाकात की। बैठक में आपसी हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। मस्कट में उन्होंने एक श्रमिक शिविर का दौरा किया और श्रमिकों के साथ बातचीत कर उनके कल्याण के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विदेशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों की सुरक्षा और कल्याण प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की प्राथमिकता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पराली जलने की घटनाओं और इससे उठने वाले धुएं के दिल्ली पहुंचते ही केंद्र सरकार हरकत में आ गई। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और बिजली मंत्री आर.के. सिंह की अगुवाई में इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक हुई। इसमें पराली के संकट से निपटने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। थर्मल पावर प्लांटों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने ईंधन के तौर पर अनिवार्य रूप से पराली का इस्तेमाल करें। जो भी प्लांट इसका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पराली संकट से निपटने को लेकर बुलाई गई इस बैठक में वन्य एवं पर्यावरण मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु गुणवत्ता आयोग और केंद्रीय बिजली प्राधिकरण एजेंसियों के अधिकारी शामिल हुए। और अगर आप रेल सेवा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि रेल यात्री अब अपने गंतव्य तक पहुंचने से कम समय में पहुंच सकते हैं। रेल मंत्रालय ने नया टाइम टेबल जारी किया है। नए टाइम टेबल में करीब 500 एक्सप्रेस ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाया गया है। साथ ही कई ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी में डाला गया है। सभी ट्रेनों की औसत स्पीड में करीब 5% का इजाफा हुआ है। ट्रेनों की स्पीड को 10 मिनट से 70 मिनट के बीच बढ़ाया गया। साथ ही 130 रेल सेवाओं को सुपरफास्ट कैटेगरी में डालकर उनकी स्पीड को बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े ऐप या वेबसाइट के विज्ञापनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने न्यूज वेबसाइट, OTT प्लेटफॉर्म्स और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से कहा है कि वे सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन न दिखाएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म का प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन अभी भी कुछ डिजिटल न्यूज और OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों ने डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट्स के रूप में समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। सट्टेबाजी और जुआ भारत के अधिकांश हिस्सों में अवैध गतिविधि है। मंत्रालय ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन प्रतिबंधित हैं। और आइए इसी के साथ यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां और खेल जगत की बड़ी खबरें। आप देखते रहिए संसद टीवी। ये रामलीला पूरे 1 महीने तक अनवरत चलती है। जो भी आप देख रहे हैं, मैं उसका एक इंटीग्रल पार्ट जो हमारे जो रामलीला की जो खूबी है, इसकी वेशभूषा, मेकअप, आर्टिस्ट, डांस। हमारी आर्ट भी बहुत पुरानी है और हर देश में इसकी मान्यता है। शास्त्रीय नृत्यों के माध्यम से ये एक प्रथा चली आ रही है। ये किरदार आसान नहीं है। एक्चुअली आप मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट के साथ में एक्सप्रेशन भी देने हैं। अल्जाइमर डिजीज़ दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जो उम्र के साथ आती है और जिसमें सबसे पहला लक्षण जो होता है याददाश्त का जाना। अल्जाइमर डिजीज मस्तिष्क से संबंधित समस्या है। इसको समय पे पहचानना आवश्यक है, क्योंकि इसका इलाज शुरुआती दौर में ही हो पाता है। क्या है अल्जाइमर बीमारी के लक्षण, कारण और समाधान? जानने के लिए देखिए हेल्दी इंडिया सिर्फ संसद टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब नजर टॉप 10 पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में राज्यसभा के सदन के नेताओं के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस महीने की 5 तारीख से 11 तारीख तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहेंगे। वे पहली बार न्यूजीलैंड यात्रा पर जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर मतदान के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रेडियो श्रृंखला की शुरुआत की। इस अवसर पर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को आयोग के लिए राष्ट्रीय आइकॉन बनाए जाने की घोषणा की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पुष्टि की है कि मार्स ऑर्बिटर यान का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया। इस यान को अब रिकवर भी नहीं किया जा सकता। इसरो के अनुसार इसकी मुख्य वजह ईंधन और बैटरी खत्म होना रहा। इसी के साथ मंगलयान मिशन का जीवन समाप्त हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिलासपुर और इंदौर के बीच सीधी उड़ानों का उद्घाटन किया। इस रूट पर हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को बिलासपुर से इंदौर के बीच फ्लाइट चलेगी। 6 राज्यों की रिक्त 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को उपचुनाव होगा। चुनावों की अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी। मतों की गिनती 6 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल एच.के. लोहिया अपने ही घर में मृत पाए गए। एच.के. लोहिया का शव उनके ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। डीजी जेल का नौकर फरार बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है। फरार नौकर की तलाश जारी है। पंजाब विधानसभा में भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे पहले विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए आपके विधायकों ने बीजेपी पर निशाना साधा। 6 महीने पुरानी सरकार को गिराने का आरोप भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कोई अधिकार नहीं बल्कि रियायत है और ऐसी नियुक्ति का उद्देश्य प्रभावित परिवार को अचानक आए संकट से उबारने में मदद करना है। तो ये थी टॉप 10 खबरें और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। आज भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इस साल के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। सोमवार को चिकित्सा के क्षेत्र में मानव के क्रमिक विकास पर खोज के लिए स्वीडिश वैज्ञानिक स्वेते पैबो को नोबेल देने की घोषणा की गई। पैबो ने आधुनिक मानव और मनुष्य से काफी मिलती जुलती विलुप्त प्रजाति लिएंडरथल और डेनिसोवंस के जीनोम की तुलना करने के लिए नई तकनीक विकसित करने में अनुसंधानकर्ताओं का नेतृत्व किया। I think I haven't quite digested it yet, actually. Well, I first thought this is probably an elaborate prank done by people in my group. But then it sounded a little bit too serious to me, so I sort of accepted the fact. उनकी इस खोज ने हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली पर और हमें मानव की विलुप्त प्रजातियों की तुलना में अनूठा बनाने वाले कारकों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराई। पैबो के पिता सुने बर्गस्ट्रॉम को भी 1982 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। पुरस्कार के रूप में विजेता को करीब 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना दिया जाएगा। और इधर उत्तर कोरिया ने एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल उत्तरी जापान के ऊपर दागी है। वहीं अमेरिका ने भी इस कृत्य के लिए उत्तर कोरिया की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सहयोगी देशों से इस मुद्दे पर वो बातचीत करेंगे। जापान सरकार ने होक्काइडो आइलैंड के लोगों को घर से बाहर ना निकलने को कहा है। वहीं सरकार ने कुछ ट्रेनों का संचालन अस्थायी तौर पर रोक दिया है। 2017 के बाद ये पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने जापान के ऊपर से कोई मिसाइल दागी हो। संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर बैलिस्टिक और परमाणु हथियारों के परीक्षण करने से रोक लगाई हुई है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया के इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे हिंसक बर्ताव करार दिया। जापान सरकार ने इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल की बैठक बुलाई। जापान ने बताया कि ये मिसाइल जापान से करीब 3000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में गिरी।
मानवता और नैतिकता के आधार पर अमेरिका ईरान के नागरिकों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता देगा, ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का। 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में हुई मारपीट और मौत के बाद ईरान में हिजाब के विरोध में जारी प्रदर्शन लगातार जारी है और इसी बीच एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो ईरान में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि ईरान के लोगों के लिए इंटरनेट की सुविधा बहाल हो सके। और यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन धीरे धीरे अपने क्षेत्र वापस ले रहा है। यूक्रेन ने नए इलाकों में बढ़त बनाने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने सोमवार को कम से कम 2 मोर्चों पर अपने जवाबी हमले में अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने का दावा किया। इस दौरान यूक्रेन ने दोनेत्स्क प्रांत के उत्तर में मुख्य रूसी गढ़ लाइमेन पर कब्जा कर लिया। इस जीत ने यूक्रेन के लिए लुहांस्क प्रांत में आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना ने दक्षिणी खेरसान क्षेत्र में मॉस्को की रक्षा में प्रवेश किया। ये क्षेत्र यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में से एक है जिस पर रूस की लगातार कब्जा करने की कोशिश रही है। और ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें और अब नजर डाल लेते हैं आर्थिक जगत की सुर्खियों पर। भारत के निर्यात क्षेत्र में अप्रैल से सितंबर माह में 15.54% यानी कि करीब 16% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये बढ़ोतरी 198.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 229.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई। गैर पेट्रोलियम, गैर रत्न और आभूषण निर्यात क्षेत्र में 5.53% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। वहीं कुछ विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की वजह से कुछ क्षेत्रों में निर्यात में कमी भी दर्ज हुई और ये निर्यात देश में उत्पादों की कमी ना हो इसलिए कम किया गया। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर। आज सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 717.84 अंकों की बढ़त के साथ 57,506.65 पर खुला। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 260.1 अंकों की बढ़त के साथ 17,147.45 पर खुला। और अब बात खेल जगत की सुर्खियों की। T20 महिला एशिया कप में भारत की सलामी बल्लेबाज सबिनेनी मेघना के शानदार अर्धशतक की बदौलत दूसरी जीत दर्ज की है। बांग्लादेश के सिलहट में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने मलेशिया को डकवर्थ लुइस सिस्टम के आधार पर 30 रन से हराया। बारिश के कारण मैच रोके जाने तक मलेशिया ने 5 ओवर और 2 गेंद में 2 विकेट पर 16 रन बना लिए। इससे पहले भारत ने मलेशिया को 182 रन का लक्ष्य दिया। भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 81 रन बनाए। सबिनेनी मेघना ने 69 और शेफाली वर्मा ने 46 रन बनाए। तालिका में भारत 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया इससे पूर्व ही गुवाहाटी में खेले गए दूसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 16 रनों से हराकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। अब मैन इन ब्लू दक्षिण अफ्रीका से अपना आखिरी मुकाबला खेलकर इस सीरीज में क्लीन स्वीप करना चाहेगी। घर पर खेलते हुए टीम इंडिया पहली बार दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज उसने जीती है। इस आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया ने विराट कोहली और KL राहुल को आराम दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा झटका लगा। BCCI ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होने के कारण आगामी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। और आज शारदीय नवरात्र की महानवमी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है।
वहीं नवरात्र के मौके पर सूरत में अष्टमी की रात माता के 30,000 से ज्यादा भक्तों ने एक साथ हाथों में दिए लेकर महाआरती की। यह भव्य नजारा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले 28 साल से यह नवरात्र के पर्व पर 8वें दिन महाआरती का आयोजन होता है और ऐसा लगता है कि आकाश में जगमग दियों के साथ असंख्य तारे सितारे जो हैं वो जगमगा रहे हैं और ये भव्य नजारा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं महाअष्टमी के दिन महाआरती का। महानवमी की शुभकामनाओं के साथ फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन के इतिहास के साथ। आप देखती रहिए संसद टीवी, रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार। 4 अक्टूबर साल 1931 को इटली के फ्लोरेंस में विश्व संरक्षण संगठन सम्मेलन के दौरान विश्व पशु दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा हुई। सबसे पहले विश्व पशु दिवस मनाने का सुझाव जर्मन लेखक हेनरिक जिमरमैन ने दिया। उन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन में प्रथम विश्व पशु दिवस का आयोजन किया और साल 1929 में आज ही के दिन इसे मनाया गया। हर साल जिमरमैन ने विश्व पशु दिवस के प्रचार प्रसार पर अथक प्रयास किया और अंत में उनके प्रयासों से ही 1931 से इसे वैश्विक स्तर पर विश्व पशु दिवस मनाने के रूप में शुरुआत हुई। इस दिन का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। इस दिवस के उद्देश्य में विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना भी है। 4 अक्टूबर साल 1977 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में भाषण देकर उन्होंने हिंदी भाषा के मान को बढ़ाया। अटल बिहारी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को तब संबोधित किया जब वे विदेश मंत्री थे। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर हिंदी भाषा का परचम लहराया। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 4 अक्टूबर साल 1884 को हिंदी साहित्य में आलोचना और समीक्षा को अहम स्थान दिलाने वाले रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना में हुआ। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में से एक थे। हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ शुक्ल ने ही सर्वप्रथम हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया।